हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक आपने नियंत्रण एवं समन्वय में जो बेसिक सी चीजें हैं वो जान ली हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक का पोर्शन अच्छे से समझा है तो आगे आपको सारी जो चीजें हैं वो इजिली समझ आने वाली है। अभी तक सिंपली हमने बात की है यहाँ पर कि हम किस चीज़ के बारे में बात करें, सडन रिस्पॉन्सेस के बारे में हम बात करें, या फिर हमने कहा कोई भी चीज़ जो हमें फील होती है, जो हम एनालाइज करते हैं, जो भी चीज़ है वो हमारे क्या होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या करते हैं, फील करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आपकी जो भी आप डेली रूटीन में आप जो भी चीज़ें करते हैं, आप देखिए कि आप सुबह से उठ करके और रात को सोने तक जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपके 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू आपने क्या की हैं, फील की हैं, एनालाइज की हैं, और उसी के बेसिस पे क्या हुए हैं, आपको कमांड दी गई है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर आपने पढ़ा है सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, और आपने पढ़ा है स्टिमुलाई के बारे में। नेक्स्ट आपने पढ़ा है सेंस ऑर्गन के बारे में, और सेंस ऑर्गन पे आपके क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। ठीक है, सिग्नल्स क्या होते हैं, आपके आउटर इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स यानी कि जिनका आप पे कोई प्रभाव पड़ता है। किसी चीज का आप पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा तो उसका क्या, वो सिग्नल हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपका कोई भी रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर लाइन डायग्राम के थ्रू जाना था नर्वस सिस्टम को। आज हम नर्वस सिस्टम को लैंग्वेज में देखेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने बात की नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने अलग अलग पार्ट देखे थे कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन नॉन इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो भी चीजें कंट्रोल हो रही हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है। तो आपने पढ़ा द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड अ नर्वस टिश्यू। ठीक है, एक पूरा जो सिस्टम होता है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलकर के बना होगा, और ऑर्गन आप जानते हैं कि टिश्यू से मिलकर के बना होगा, टिश्यू सेल से मिलकर के बने होंगे। ये आप अच्छे से समझते हैं। तो हमने कहा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र विशेष ऊतकों से बना होता है जिन्हें तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। अब अलग अलग सिस्टम में आप देखेंगे अलग अलग टिश्यू से मिलकर के बने हैं। टोटल हमने कहा 4 प्रकार के टिश्यू आपके पास आते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू आता है, कनेक्टिव टिश्यू आता है, मस्कुलर टिश्यू आता है, और नर्वस टिश्यू आता है। पढ़ा था आपने, 4 प्रकार के ऊतक पढ़े थे। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें, आपने कहा कि ये क्या करते हैं, आपके स्किन का पोर्शन पूरा बनाते हैं। ठीक है, ये वहां पर पाए जाएंगे जहां पर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का काम होता है, या फिर जहां पर सिक्रीशन या श्रावण का काम होता है। क्लियर इतनी बात। ये किसके बारे में बात हो रही है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू आपके स्किन में बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि जो यहाँ पर आपके इंटेस्टाइन की वॉल है वहां पर, जैसे कि हमने कहा जो आपकी ग्लैंड है, जो आपकी ग्रंथि है, वहां से सिक्रेशन हो रहा है तो वहां पर पाया जाता है, जैसे कि आपके स्टमक है। तो ये सारी जो चीजें, इनकी जो लाइनिंग है वो कौन बना रहा है, लाइनिंग और कवरिंग। हमने दो चीजें पढ़ी थी जब आपने बात की होगी यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो हमने कहा कि एक दो चीजें होती हैं, एक तो कवरिंग बनाता है, ठीक है, और एक लाइनिंग है। तो कवरिंग में आपकी स्किन आ जाती है, लाइनिंग में आपके इंटरनल ऑर्गन आ जाते हैं, जो विसिरल ऑर्गन होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हैं ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट। ये सारे आपके आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, जो कनेक्शन का काम करे, जो कहीं पे जोड़ने का काम करे। जैसे कि बोन और कार्टिलेज आप जानते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ करके, यानी कि बोन आपस में जुड़ करके पूरा एक क्या करती है, फ्रेमवर्क देती है हमें। ठीक है, लेकिन हमने बोला यहाँ पर अगर हम बात करें कार्टिलेज, तो कार्टिलेज भी क्या है, उसी का पोर्शन है, यानी कि हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो कार्टिलेज है वो क्या होता है, इतना कठोर नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लड और लिम्फ के बारे में, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी में, चाहे वो गैसेस हो, वो डाइजेस्टेड फूड हो, वो हॉर्मोन्स हो, वो सारी चीजें ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रही है, आपके ब्लड के थ्रू हो रही हैं। लिम्फ भी आपका सेम आता है,
इसके अलावा हमने टेंडोन और लिगामेंट के बारे में बात की है, ये आप अच्छे से समझते होंगे क्योंकि टेंडोन और लिगामेंट के बारे में हम कब बात करते हैं, जब हम मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। हमने कहा जब हड्डियां आपस में जुड़ करके पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रही हैं तो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम किसका था, यहाँ पर आपने कहा लिगामेंट का था, ठीक है। और जो हड्डियां हैं वो सिर्फ आपस में नहीं जुड़ी हैं, हड्डियां आपकी मसल से भी जुड़ी होंगी, आपकी मांसपेशियों से जुड़ी होंगी, तभी आपको पूरी एक बॉडी देखने को मिलती है। अगर हड्डियों में मांसपेशियां ही नहीं होंगी तो हम उसे कंकाल कहते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा आपने देखा होगा, अगर आपने बायो लैब में देखा होगा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र आपने देखा है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा आपको दिखाया जाता है, उसमें मांसपेशियां नहीं होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बॉडी नहीं कहते, हम उसे कंकाल तंत्र कहते हैं। हमने कहा कंकाल तंत्र में जब मांसपेशियां होती हैं तब हम पूरी बॉडी का वहां पे क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि आप खुद को या फिर मुझे या फिर अपने आसपास जितने भी मनुष्य हैं उन्हें आप देख सकते हैं, मनुष्य या उसके अलावा और भी अन्य जीव जैसे कि गाय भैंस। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या हुआ है, आपने कहा कि जो हड्डियां हैं वो मांसपेशियों से जुड़ी हैं, तो हड्डियों को मांसपेशियों से जुड़ने के लिए आपके पास टेंडोन आता है, दो चीजें हैं, लिगामेंट है और टेंडोन है, ठीक है। ये तो बात की हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अब तीसरा जो टिश्यू हमारे पास आता है, ध्यान रखिए हम चार अलग अलग प्रकार के ऊतकों की बात करें, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर एक लाइन आई कि तंत्रिका तंत्र विशेष ऊतकों से बना होता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं या जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा नर्वस टिश्यू एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, तो फिर और अलग अलग प्रकार के कितने टिश्यू हो सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा जो चैप्टर है टिश्यू उसे आपने अच्छे से समझा होगा, तो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं। हमने कहा यहाँ पर तीसरा हमारे पास टिश्यू है, पहला क्या है एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारे पास आता है मस्कुलर टिश्यू या मांसपेशीय ऊतक। मांसपेशियां जो कि क्या करती हैं, यहाँ पर आपके शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ती हैं जिन्हें कि टेंडोन जोड़ने का काम कर रहा था। ये इनका जो अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, जब आप बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, और आपने कहा कि यहाँ पर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है, ठीक है, जिसमें आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आपने बात की थी। हमने बोला था कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वहां पर इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड थे, आपने बात की थी हार्ट के बारे में, तो आपने कहा हार्ट भी एक प्रकार के मसल से बना है, हार्ट एक स्पेशल टाइप की मसल से बना होगा, ठीक है। वैसे ही आपने कहा कि आपके जो यहाँ पर जो बॉडी पार्ट्स है जो मूवमेंट में मदद करे, जैसे कि आपके आर्म्स हो गए हैं, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, ये अलग प्रकार के मांसपेशियों से बने होते हैं। फिर हमने कहा कि जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो जिसे आप विसिरल ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट जो होते हैं ऑर्गन, वो क्या होते हैं, अलग प्रकार के मांसपेशियों से बने होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला था, हमने बोला था यहाँ पर कौन कौन सी मसल्स आती है, स्केलेटल मसल्स है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आपने कहा कि दूसरे आपके पास स्मूथ मसल्स आती हैं जो आपकी जो विसिरल ऑर्गन होते हैं उनमें पाई जाती हैं, और तीसरा हमने बात की थी कार्डियक मसल्स की, जो कि एक स्पेशल टाइप की मसल्स हैं जो सिर्फ आपके हार्ट में पाई जाती हैं। ये तो था मस्कुलर टिश्यू के बारे में। अब लास्ट जो हमारे पास टिश्यू आता है वो है यहाँ पर नर्वस टिश्यू। वही जो नर्वस टिश्यू है वो क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम को बनाता है, यही आपको समझना है। आपको चीजें क्या करनी है, लिंक करते रहना है साथ साथ में। अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। और अगर हम नर्वस टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको अदर सारे टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए, और अगर टिश्यू की बात आई है तो आपको सेल के बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसे ही आप क्या करेंगे, लिंक करते रहेंगे चीजों को। अब जो नर्वस टिश्यू आपने कहा, द नर्व सेल्स और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमने कहा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊतक है वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, तो हमने कहा कि जो नर्वस टिश्यू है वो किस सेल से या किस कोशिका से मिलकर के बना होगा, आपने कहा उसे हम तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं या उसे हम कह सकते हैं न्यूरॉन। तो हम ज्यादातर जो वर्ड न्यूरॉन है वही यहाँ पर यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन से मिल करके ही नर्वस टिश्यू बनता है, और उसी नर्वस टिश्यू से आपका नर्वस सिस्टम बनता है, क्लियर है। अब आप समझते हैं कि न्यूरॉन क्या है यहाँ पर नर्वस सिस्टम की, आपने कहा फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कार्यात्मक इकाई, ठीक है, यहाँ पर आ गया है कार्यात्मक इकाई।
फंक्शनल यूनिट का मतलब कि जो भी फंक्शनिंग आपके नर्वस सिस्टम में हो रही है, क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है। आपने कहा है कि यहाँ पर आपके जो सेंस ऑर्गन थे उसमें जो रिसेप्टर थे उन्होंने जो आपके आउटर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज यहाँ पर आ रहा है उसे क्या करेंगे, उसे रिसीव करेंगे, वहां से आने वाले सिग्नल को रिसीव करेंगे, चाहे वो कोई भी सिग्नल हो। आपने कहा वो लव है, वो फियर है, वो कोई भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सिग्नल होता है, उससे रिसीव किया जाता है। अब ये जो मैसेज है ये न्यूरॉन के थ्रू आपके ब्रेन को पहुंचाया जाता है। अब आपका ब्रेन एनालाइज करता है कि इस सिचुएशन में किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए जो कि आपके लिए ठीक हो। हम इसी प्रकार का रिस्पॉन्स देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो ब्रेन है वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या देगा, कमांड देगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, जो भी आपकी फंक्शनिंग हो रही है, ये एक न्यूरॉन के बेस पे हो रही है। आगे जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि एक न्यूरॉन में जो फंक्शन, जो कार्य हो रहा है, जो सिग्नल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन पे जाता है और इसी प्रकार से जो सिग्नल है वो आपकी बॉडी में पास होते हैं। तो आपने कहा एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, आपने कहा न्यूरॉन है। न्यूरॉन में ही क्या हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं और ऐसे ही सारे न्यूरॉन में काम होते चले जा रहे हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे हम कहते हैं कि घर बन रहा है और घर ईंटों से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, पूरा अगर आप एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने कहा ईंटों में क्या, एक ईंट के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट रखी गई और यहाँ पर इसी प्रकार से दीवारों का निर्माण हुआ। वैसे ही हमने सेल में देखा था कि जब एक सेल से दूसरी सेल, दूसरे से तीसरी सेल और इसी प्रकार से बहुत सारी सेल आपस में क्या हो जाती हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाती हैं, ग्रुप बना लेती हैं, तब वो ऊतक, और इसी प्रकार से ऊतक कलेक्ट होकर के ऑर्गन, और इसी प्रकार से ऑर्गन आपस में कनेक्ट होकर के एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यूनिट क्या है, आपने कहा सेल, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सेल से हुआ था। वैसे ही नर्वस सिस्टम में जो फंक्शनिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, आपने कहा वो हो रही है न्यूरॉन से। सबसे पहले न्यूरॉन में सिग्नल गया और उसी के द्वारा फिर आगे जो सिग्नल है वो पास होता रहा। नेक्स्ट जो हमारे पास आया, आपने कहा इट इज द नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। आपने कहा यह तंत्रिका तंत्र ही है जो जटिल जानवरों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए मुख्य रूप से क्या है, जिम्मेदार है। जटिल जानवर से क्या मतलब है, जानवर नहीं होगा, जंतु होगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जंतु लिखेंगे। आपने कहा जटिल जंतु का मतलब है कि दो प्रकार के जंतु होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म या सिंपल एनिमल या ऑर्गेनिज्म आप लिखेंगे तो, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी कि सरल जीव, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जीव, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दिया है, जटिल जीव। सेम हमने कहा सरल जीव को हम क्या कह सकते हैं, एक कोशिकीय कह सकते हैं। मैंने कहा जो सरल जीव है, सरल जीवों में हमारे पास एक कोशिकीय भी आ सकते हैं, एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कहते हैं। इसमें मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हमने कहा कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेल है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ऊतक का निर्माण अभी नहीं हुआ है, सिर्फ कोशिकीय स्तर तक ही क्या है उनका सेलुलर, उनका जो क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो शारीरिक संगठन है वो कोशिकीय स्तर का है। तो हमने कहा कि उन्हें भी हम सिंपल ऑर्गेनिज्म में ही रखेंगे। तो आपने कहा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, जो कि अभी क्या है सिंपल है, जिनमें टिश्यू या ऑर्गन नहीं बने हैं। हमने कहा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय, जिनमें आपने कहा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम बना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगर
कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय क्या मतलब है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, तो ये जो पीछे के जो चैप्टर हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़े होंगे, वो आपको रिवाइज करते रहना, इसीलिए कहा जाता है आपको जो भी पढ़ाया जाता है आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे जाके जो चैप्टर जो टॉपिक आपके पास आएंगे वो यहीं से आगे आएंगे। जैसे कि आपने बोला अभी जब आप क्लास 9th में थे तो आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा, टिश्यू चैप्टर में आपने अलग अलग प्रकार टिश्यू के पढ़े, आपने नर्वस टिश्यू की बात की, तो सिंपली आपने कहा था जो नर्वस टिश्यू है वो क्या होता है, आपकी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसे बनाने में सहायता करता है। अब यहाँ पर आप कंट्रोल, वहाँ पर सिर्फ एक लाइन आपने ये पढ़ी थी, और जब आप क्लास 10th में आए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक पूरा चैप्टर आपके पास निकल करके आ गया है। अब आपको नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीजें हैं आपको क्या करनी है, धीरे धीरे वो अच्छे से समझनी है। तो आपने बोला जो जटिल जीव होते हैं, जो जंतु है वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनमें एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें कोशिकीय स्तर होता है, शारीरिक संगठन अगर देखा जाए, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जिनका जो शारीरिक संगठन होता है वो क्या होता है, ऊतक ऊतकीय स्तर का हो सकता है, यानी कि क्या होता है, टिश्यू लेवल का हो सकता है, या ऑर्गन लेवल का हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नर्वस सिस्टम ही क्या करता है, नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जिम्मेदार है। अब आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में क्या है, नियंत्रण है। नियंत्रण का मतलब क्या समझे, ऐसा तो नहीं है कि जब हम चलते हैं तो हम कभी कहीं भी हम क्या करते हैं, पड़ जाते हैं, ठीक है। हम एक स्ट्रेट चलते हैं, हम रास्ते देखते हैं, हम रास्ते के अकॉर्डिंग चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर कहीं बैंड आया, मोड़ आया, लेकिन हम फिर भी स्ट्रेट चल रहे हैं। हमने क्या देखा, एक मोड़ आया है, बैंड आया है, तो अब हमें भी क्या करना है, मुड़ना है यहाँ से, ठीक है। तो हमने कहा कि आपकी बॉडी कंट्रोल में है, आप बात कर रहे हैं किसी से, या मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मेरा खुद पे कंट्रोल है कि हमें किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, इस टॉपिक के बारे में हमें कितना यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आगे जाके जब आप क्लास 11 12 में जाते हैं तब चीज़ें और ज़्यादा आपके पास डीप आ जाती हैं, और ज़्यादा क्या हो जाती है, एलैबोरेट हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना है, क्लास के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर टॉपिक को पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके कंट्रोल में आती है, आपके चलने से लेकर के, आपके बोलने से लेकर के, आप जो भी काम कर रहे हैं आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है। सेकेंड होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कि आप देखते हैं किसी एक काम के लिए हमारे एक से ज्यादा ऑर्गन यहाँ पर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपकी आंखें देख रही हैं और आपका जो मुंह है वो उसे पढ़ रहा है। जब आप लिखते हैं तो सेम है कि आपकी आंखें देख रही हैं, आपके हाथ लिख रहे हैं, और आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन को याद है। तो आपने कहा कि एक से ज्यादा ऑर्गन यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है। जब आप चलते हैं तो चलते टाइम भी आप क्या करते हैं, आपके पैर चल रहे होते हैं, आपकी आंखें देख रही होती हैं। जब आप डांस करते हैं तो आप डांस में क्या है कि आपके कान जो है वो म्यूजिक को सुन रहे हैं, आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने कहा ये जो समन्वय है, ये हमारे ऑर्गन जानते हैं कि यहाँ पर किस कार्य को करने के लिए कैसे यहाँ पर क्या करना है, एक्ट करना है। यही समन्वय होता है कि किसी एक काम को करने के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन वहाँ पर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इसी को हम समन्वय कहते हैं। तो हमने कहा जो कंट्रोल हमारी बॉडी में है, जो समन्वय हमारी बॉडी में है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका नर्वस सिस्टम इंक्लूड है। तो सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो नोट करनी है। नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट क्या है, आपने कहा न्यूरॉन है, और न्यूरॉन को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो चीजें हैं वो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में। उससे पहले आपके पास एक टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ये आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होंगे, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। क्या कार्य होते हैं तंत्रिका तंत्र के, ये तंत्रिका तंत्र पर्यावरण से क्या करते हैं, जो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। किस प्रकार की जानकारी होगी, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई कोई चल रही है, या फिर कोई क्या है जो डेली बेसिस पे जो क्या होती है जानकारियाँ आती है, जो न्यूज़ आती है वो रिसीव करते हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर दोनों से जो सिग्नल आपके बॉडी में आ रहे हैं, या जो सिग्नल आपके पास आ रहे हैं जिसका कि आप पे कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी जो जानकारी है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन की जगह अगर यहाँ पे आप सिग्नल को देखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से सिग्नल को रिसीव करता है,
ठीक है। अब इन्वायरमेंट से सिग्नल को कैसे रिसीव करेगा, क्योंकि आपने बोला कि आपके बॉडी में है सेंस ऑर्गन और सेंस ऑर्गन पे लगे हुए हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो वो जो रिसेप्टर हैं वो भी क्या है, आपके नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस बॉडी। आपने कहा विभिन्न निकायों से सूचना प्राप्त करें, ये उसी में आ गया है। अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो पर्यावरण में आपके इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की हमने बात की है। बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो माइक्रोब है, वो सारे आ जाते हैं। एबायोटिक फैक्टर में सारी चीजें आ सकती हैं। आपने कहा विंड है, आपने कहा टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेन है, ये सारी जो चीजें हैं वो एबायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है, तो आपकी बॉडी पे उसका फर्क पड़ा है, आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स दे रही है, आपको बहुत गर्मी हो रही है, आपको स्वेटिंग हो रही है। ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं, देखिए रिस्पॉन्स का मतलब हमेशा ये नहीं है आप कुछ बोलें या आप कुछ करें। आपकी बॉडी में नेचुरली जो रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया कि बहुत टेम्परेचर बढ़ा तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग होने लगी। अब ये जो स्वेटिंग होना है ये भी आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। किसके लिए? आपने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर के लिए। कौन सा फैक्टर है? आपने कहा एबायोटिक फैक्टर है। तो इसमें सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रो मसल्स एंड ग्लैंड्स। आपने कहा मांसपेशियों और ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करना। आपने कहा यहाँ पर आपकी जो मसल्स हैं या फिर आपके यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं ये जो काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, नर्वस सिस्टम का मतलब सिर्फ न्यूरॉन नहीं है, आपका ब्रेन भी वहाँ पर है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, आपके न्यूरॉन्स भी वहाँ पर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। में आप जानते हैं कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्लियर है इतनी बात? है क्या? न्यूरॉन एक सेल है, तो सेल है ही। हमने बोला वैसे भी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है, और एक प्रकार के सेल है जिसे हम न्यूरॉन कह रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम को बना रहा है। एक बार रीड कर लीजिए सारे जो भी फंक्शंस आपके पास आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि सीएनएस पीएनएस क्या है। पीएनएस के दो पार्ट हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जिसे आप एएनएस कह सकते हैं, एंड सेकंड है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसे आप एसएनएस कह सकते हैं। ठीक है। तो एएनएस के दो पार्ट आपके पास आते हैं, एसएन और पीएन, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर आपकी जो बॉडी की एक्टिविटीज है उसे बढ़ा देता है जिससे कि आपको एनर्जी ज्यादा मिले, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आपको रिलैक्स करता है, नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आपके न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। इससे पहले देख लेते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। कुछ इस प्रकार का होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। आगे आपको सबसे पहले क्या दिखेंगी, ब्रांचेस दिखेंगी, जैसे शाखाएं होती हैं वैसे ही कुछ आकार आपको दिखेगा। उसके बाद आपके पास बीच में ये वाला पोर्शन आता है, और फिर आपको एक पूंछ जैसी संरचना दिखेगी, एक ट्यूब जैसी संरचना दिखती है, और फिर आप देखते हैं कि लास्ट में भी आपको एक ब्रांच जैसी संरचनाएं मिलती हैं। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग हैं। ये है एक न्यूरॉन पूरा। ठीक है। इतना बड़ा नहीं होगा, आपको क्या है इमेज दिखा रखी है। अब हमने बोला सबसे पहले ये जो ब्रांच जैसी संरचनाएं होती हैं इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। आपको लेवलिंग ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब भी आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें लेवलिंग इंपॉर्टेंट होती है। इसी से पता चलता है कि आप डायग्राम को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। क्योंकि अगर आपको लेवलिंग पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उस डायग्राम के बारे में कुछ चीजें पता होंगी। लेकिन अगर आपको लेवलिंग नहीं आती है, आपको नहीं पता है कि कौन से पार्ट का नाम क्या है, इट मीन्स कि आपने सिर्फ डायग्राम को देखा है, समझा नहीं है। अब हमने कहा सबसे पहले ये जो ब्रांच जैसे संरचनाएं हैं, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं ये है डेंड्राइट। क्या कहेंगे इसे? डेंड्राइट कहेंगे। फिर बीच वाला ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम सोमा या सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सोमा या सेल बॉडी से कहते हैं। इसी सोमा में पाया जाता है न्यूक्लियस। अब आपने कहा कोई भी सेल है उसमें न्यूक्लियस तो पाया जाएगा। आपने बनाई एनिमल सेल, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस ये पाया जा रहा है। आपने बनाई है इस प्रकार से प्लांट सेल, तो यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा अगर आप बैक्टीरियल सेल बनाएंगे तो वहां पर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है।
अगर हम बैक्टीरियल सेल बनाते हैं इस प्रकार से, ये बैक्टीरियल सेल है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता है। आपने कहा सर्कुलर डीएनए इसी प्रकार से पड़ा होता है और ये एक प्लाज्मिड आ जाता है, बाकी यहाँ पर अदर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियस कहाँ नहीं होगा, आपने कहा प्रोकैरियोट जो सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोट जो सेल होती हैं प्रिमिटिव होती हैं, सबसे पुरानी सबसे सरल होती है, जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन हम बात करें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में, आप मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमने कहा जो प्रोकैरियोट होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, जो यूकैरियोट होते हैं वो वेल डेवलप्ड होंगे। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, पुराने होते हैं। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, यूकैरियोट में न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्योंकि अब बात करें ह्यूमन की, तो आपने कहा ह्यूमन क्या है, यहाँ पे यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट सिर्फ कहाँ थे, किंगडम मोनेरा की जब हमने बात की थी वहीं पर आपको प्रोकैरियोट मिले थे, उसके बाद आपको यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म मिल गए थे, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर जो सोमा या सेल बॉडी उसमें पाया जाएगा न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो पतली सी संरचना आपको दिख रही है इसे कहते हैं एक्सॉन। ध्यान दीजिए, ये जो पीले डब्बे जैसी संरचना है इसे एक्सॉन नहीं कहेंगे, ये जो बीच से एक लाइन जा रही है इसे एक्सॉन कहेंगे, और ये जो बीच में पीले डब्बे जैसी संरचना है इसे माइलिन शीट कहेंगे। ये जो पीले डब्बे जैसी संरचना है इसे हम क्या कहेंगे, माइलिन शीट कहेंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास आता है, माइलिन शीट में आपके क्या है, स्वान सेल पाए जाएंगे। अब लास्ट जो हमारे पास आता है इसे कहते हैं नर्व एंडिंग। इट मींस आप समझ रहे हैं कि ये न्यूरॉन की यह एंडिंग है। न्यूरॉन स्टार्ट यहाँ से, वो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर दे। ध्यान दीजिए, डेंड्राइट क्या है, स्टार्टिंग का पोर्शन है, और नर्व एंडिंग क्या है, लास्ट पोर्शन होता है। अब ये जो नर्व एंडिंग है, इन्हीं नर्व एंडिंग से आप देखते हैं क्या बनाया है हमने, हमने कहा ये डेंड्राइट्स हमने बनाए हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये सोमा है जहाँ पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और ये एक्सॉन है। तो जहाँ पर नर्व एंडिंग आपके पास आई है वहीं से दूसरा न्यूरॉन इससे अटैच हो जाता है, कहाँ से, डेंड्राइट वाला पोर्शन ऐसा, ठीक है। आपने कहा ये एक न्यूरॉन है और नर्व एंडिंग से दूसरा न्यूरॉन अटैच हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा कि नर्व एंडिंग से यहाँ पे जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है वो यहाँ पर अटैच होता है। यानी कि अगर आप बनाएंगे इस प्रकार से, ये क्या एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो नर्व एंडिंग है ये किससे अटैच होंगे, इस डेंड्राइट से अटैच होंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा से तीसरे न्यूरॉन यहाँ पे क्या होते हैं, अटैच होते रहते हैं, और पूरे नर्वस सिस्टम का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके लिए जो काम है वो है आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसमें सारी लेबलिंग आपको यहाँ पर करनी है। चलिए, तो आज आपने यहाँ पे बात की है नर्वस सिस्टम के बारे में और नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में। इसी के साथ आपने न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो देखा है। तो आपको यहाँ तक का जो पोर्शन है वो यहाँ पे आपको रिवाइज करके लेके आना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि डेंड्राइट्स का क्या काम है, सोमा का क्या काम है, या नर्व एंडिंग का क्या काम है। हर एक पार्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।